नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जो है लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे कि संविधान की स्पेशलिटी, अपने भारत की जो संविधान है उसकी विशेषता के बारे में, उसमें जो है हमने टोटल 12 टॉपिक्स जो है 12 थॉट्स कवर करी थी संविधान की विशेषता में। उसके बाद जो है हमें शुरू करने थे, हमारी जो आज की टॉपिक रही थी वो रही थी फॉरेन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुल मिलाकर के आज जो हमें पढ़ने हैं, आज जो हमें डिस्कस करने हैं इस क्लास में, कि हमने जो है भारत के संविधान का निर्माण करते समय कहाँ कहाँ से, किस किस देश से जो है कौन कौन सी टॉपिक्स, कौन कौन से शब्द लिए हैं और उसके बाद जो है अपने भारत के संविधान में उसे ऐड करा है। तो कुल मिला के आज हमें यही पढ़ना है, फॉरेन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, फॉरेन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू। फॉरेन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आज हम जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे जो ब्रिटेन से शुरू करेंगे। आज जो है हम इसमें सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू करेंगे कि हमने जो है ब्रिटेन वहाँ से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करी है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन पहला हो जाएगा अपना ब्रिटेन कंट्री। यहाँ से हमने क्या क्या ली, तो अपनी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, तो हमने संविधान में जो संसदीय प्रणाली के बारे में चर्चा करा है, तो अपनी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये अपने संविधान बनाने के समय जो है ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली जिसे कहते हैं हिंदी में, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। दूसरी चीज़, ये जो नागरिकता वाली बात कही गई है अपने संविधान में, नागरिकता वाली बात पार्ट 2 जो सिटीजनशिप है, भाग 2 जिसमें सिटीजनशिप के बारे में चर्चा की गई है, नागरिकता। तो हमारे देश में कैसी नागरिकता है, हमारे देश में सिंगल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। तो अपनी जो नागरिकता के बारे में है, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने जो है ब्रिटेन से अडॉप्ट करी है। तो सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके बाद जो है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, अब तीसरा हमने ब्रिटेन से क्या लिया, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी। क्या चीज़, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अभी ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होता है, हमने आपको पिछली क्लास में इंटीग्रेटेड जुडिशरी के बारे में बताया था, अपनी भारत की जुडिशरी न्यायिक प्रणाली कैसा है और यूएसए की जो है न्यायिक प्रणाली वो कैसा है, इसके बारे में हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। चलिए इस बार जो है फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। तो अपने पास जो जुडिशरी सिस्टम है ना, वो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। न्यायिक जो प्रणाली है वो इंटीग्रेटेड है, अंतर्निहित है। ठीक है, अंतर्निहित क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम जो होता है, जुडिशरी सिस्टम जो होता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, तो हमारे पास रूल क्या है कि अगर आपको कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हुई तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करोगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम सबसे पहले अपील करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब हम जाते हैं हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट से भी, हाई कोर्ट के फैसले से भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तब जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। ठीक है, तो हम कुल मिलाकर के तीनों ही कोर्ट्स में जो है अपनी दलील पेश कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, हमें फुल फ्रीडम दिया गया है। तो ये है अपना इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम जो कि भारत का है, और साथ साथ में इसका एग्जांपल हमें यूके, इंग्लैंड से भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए जो हमने जो है इंग्लैंड में भी आपको ऐसा ही सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जुडिशरी सिस्टम का इंटीग्रेटेड। इसलिए जो ये ब्रिटेन जो है ना, हमने यहाँ से अडॉप्ट करी इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। अगर बात करें हम यूएसए की, तो यूएसए में ऐसा सिस्टम नहीं है, यूएसए में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम नहीं है। यूएसए में जो है ना, यूएसए में है फेडरल जुडिशरी सिस्टम, फेडरल। ठीक है, यूएसए में कैसा है, तो यूएसए में जो है फेडरल जुडिशरी सिस्टम है। अभी ये फेडरल जुडिशरी सिस्टम क्या होता है, तो फेडरल जुडिशरी सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ की जो न्यायिक प्रणाली होती है वो दो भागों में विभक्त होती है। पहला पार्ट होता है स्टेट लॉ, दूसरा पार्ट होता है फेडरल लॉ। तो स्टेट लॉ और फेडरल लॉ होती है। अगर बात आती है ना फेडरल के मामले में,
फेडरल में अगर नॉर्मल चीज़ें हो तो हम जो है फेडरल कोर्ट तक ही सीमित हैं, हम फेडरल कोर्ट तक ही अपील कर सकते हैं। अगर बात आती है स्टेट लॉ की, स्टेट जो वहाँ पे राष्ट्र बोला जाता है, तो स्टेट लॉ की अगर बात आती है, कुछ वैसा मुद्दा फंस गया है जिससे जो है राष्ट्र को, जिससे जो है नेशन को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, मुसीबत खड़ी हो, उसके लिए हम स्टेट लॉ में अपील कर सकते हैं। फेडरल वाले स्टेट में अपील नहीं कर सकते हैं, उनको वहाँ पे अधिकार नहीं दिया गया है। और हमारे यहाँ क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम अपना बात जो है आगे ऊपर रख सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर इससे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम अपनी बात जो है सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। तो ये कहलाती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम। और अमेरिका की जुडिशरी सिस्टम जो है फेडरल जुडिशरी सिस्टम है, जिसे दो पार्ट में डिवाइड करा गया, स्टेट लॉ और फेडरल लॉ। फेडरल लॉ अगर गांव घर की कोई समस्या है, वैसा विलेज रूरल वगैरह कुछ है, तो उसे जो है हम डिस्ट्रिक्ट वाले कुल मिलाकर उसे हम स्टेट वाले में अपील नहीं कर सकते। और स्टेट वाले में किसी, या स्टेट वाले में क्या है कि नेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम समस्या खड़ी हुई है तो वो स्टेट लॉ के अंतर्गत आएगी और वो स्टेट के हाई कोर्ट में अपील करी जाएगी। यूएसए में कोई सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। यूएसए में सुप्रीम कोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसमें जो है सबसे ऊपर हाई कोर्ट है, इससे हाई कोर्ट है, स्टेट की हाई कोर्ट है, इससे ऊपर जो है अपील नहीं की जा सकती, यही सबसे ऊपर है। और हमारे पास क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है, हाई कोर्ट अलग है। हाई कोर्ट से भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सबसे लास्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो अपनी जो सिस्टम है कुछ इस प्रकार है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम आपकी जुडिशरी की आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब अपना जो पार्लियामेंट है ना, वो कैसा बाई कैमरल है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाई कैमरल। तो अपनी जो पार्लियामेंट संसद है वो बाई कैमरल है। कैसा है, बाई कैमरल। अभी ये बाई कैमरल क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं कि जिस भी पार्लियामेंट, जिस संसद में ना दो हाउस हो, कितने हाउस हो, दो हाउस हो, उसे कहता है बाई कैमरल, बाई कैमरल, ठीक है। अभी दो हाउस कौन कौन से हैं, तो अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में, इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है दो हाउस है। एक है अपर हाउस, एक है अपर हाउस और दूसरा है लोअर हाउस। एक है अपर हाउस और दूसरा क्या है, दूसरा है अपना लोअर हाउस। अपर हाउस में अपनी आती है राज्यसभा, क्या, तो अपर हाउस में आती है राज्यसभा, ठीक है। और लोअर हाउस में आती है अपनी लोकसभा, लोकसभा। इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि अपने पास जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर सिस्टम जो है, ये बाई कैमरल है। और ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट करी है। बाई कैमरल का मतलब होता है कि जिस कंट्री, जिस नेशन में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसमें दो हाउस हो, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोअर सभा, उसे कहते हैं हम लोग बाई कैमरल। चीज़ें इतनी क्लियर हुई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, संसदीय प्रणाली, सिटीजनशिप, नागरिकता जो है अपनी भारत की सिंगल सिटीजनशिप है, जुडिशरी सिस्टम न्यायिक प्रणाली इंटीग्रेटेड है, और इसके अलावा अपनी जो संसद है वो बाई कैमरल है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है बाई कैमरल है। अब इससे आगे चलते हैं। अपने जो पार्लियामेंट हैं उसके पास कुछ स्पेशल पावर भी दी गई है, ये भी हम जो है ब्रिटेन से लेते हैं। तो पार्लियामेंट की स्पेशल पावर, पार्लियामेंट्स स्पेशल पावर, पार्लियामेंट्स स्पेशल पावर क्या, तो पार्लियामेंट की जो है स्पेशल पावर, ये भी हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट करी है। और पार्लियामेंट के पास जो स्पेशल पावर, विशेष अधिकार जो दिया गया है, ये आपने को जो है आर्टिकल नंबर 105 में देखने को मिल जाएगी। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट की स्पेशल पावर के बारे में जो है चर्चा आर्टिकल नंबर 105 में की गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अपना है एक रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ एक जो डाइसी है, ये भी हम लोग जो है ब्रिटेन से लिए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपनी रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है ये डाइसी का है, किसका, डाइसी का। ये भी जो हम रूल ऑफ लॉ, इसे हम बोलते हैं डाइसी। तो ये भी हम लोग जो है ब्रिटेन से ही अडॉप्ट करे हैं। अब आती है कैबिनेट। कैबिनेट शब्द जो हमने अपने संविधान में जोड़ा है, कैबिनेट शब्द, तो कैबिनेट भी जो हम अडॉप्ट किए हैं ब्रिटेन से। कहाँ से, अगर बात आए कि कैबिनेट जो शब्द है हमारे पार्लियामेंट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, इसमें हमने
कैबिनेट एक शब्द जो रहा है, तो ये कैबिनेट हमने शब्द कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो ये कैबिनेट भी जो है हम ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है। अपनी संविधान में जो है कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में चर्चा किया गया है, राइट। वहाँ जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी गई है। तो कैबिनेट जो है, कैबिनेट भी हम जो है ब्रिटेन से अडॉप्ट किए हैं। इसके बाद आता है अपना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो पोस्ट है ना, प्रधानमंत्री जो पोस्ट है, ये भी हम ब्रिटेन से अडॉप्ट किए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री को जो है रियल हेड बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट की रियल हेड प्रधानमंत्री को बोला जाता है। और जो प्रेसिडेंट है उसे नॉमिनल हेड बोला जाता है, नाम मात्र का अध्यक्ष। और प्रधानमंत्री को कहते हैं वास्तविक अध्यक्ष, ठीक है। ये जो पीएम है अपने, ये रियल हेड हैं, रियल हेड, ठीक है। यही सारा काम करते हैं किन के नाम पे? तो नॉमिनल हेड के नाम पे। अभी जो अपनी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके नाम पे सारे काम करे जाते हैं। और वो कौन करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास जो है पार्लियामेंट की नॉमिनल हेड है वो, और उसके बाद जो अपने ये प्रधानमंत्री है वो रियल हेड है। तो हमने ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ले ली? ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, अपनी सिटीजनशिप हो गया, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम हो गई, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया, और पार्लियामेंट की स्पेशल पावर हो गई, रूल ऑफ लॉ हो गया, कैबिनेट हो गई, मंत्रिमंडल, और प्रधानमंत्री की रियल पावर जो हो गई। ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है, ठीक है। जिसमें बाई कैमरल जो है, इसके बारे में मैंने आपको क्लियर कर दी चीज़ें वापस से, कि बाई कैमरल जो होता है पार्लियामेंट, उसमें दो हाउसेस होते हैं, अपर हाउसेस, लोअर हाउसेस। अपर हाउसेस को राज्यसभा बोलते हैं, लोअर हाउस को जो है लोकसभा कहते हैं। अब पार्लियामेंट की स्पेशल पावर जो दी गई है, इसके बारे में हम आर्टिकल नंबर 105 में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मैंने आपको बता दी, भारत की और इंग्लैंड की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील होती है, अगर वहाँ से संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। वहीं अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में ऐसी कोई सिस्टम, ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। वहाँ पे क्या है कि जुडिशरी सिस्टम जो है दो भाग में डिवाइडेड है, एक है स्टेट लॉ, एक है फेडरल लॉ। फेडरल लॉ मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली जो है ना अपनी, वह उतना तक ही सीमित है। स्टेट वाले में क्या है, कोई नेशन की कोई बात हुई, कुछ गड़बड़ हुआ, कोई प्रॉब्लम हो, तब जा करके उसमें अपील करी जाती है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होती है। उसमें जो सबसे ऊंचा कोर्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट जो होता है, सुप्रीम एकदम से सबसे हाईएस्ट, वो होता है स्टेट की हाई कोर्ट। उससे ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई अपने को। दूसरा हेडिंग डालेंगे हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया। दूसरा आयरलैंड, दूसरा हमने आयरलैंड से क्या क्या लिया, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया? हमने अभी भाग 4 में पढ़ा है। भाग 4 अपना कहता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है ना, तो ये डीपीएसपी के बारे में, इसकी जो स्टेट की बेसिक पॉलिसीज़ है, ये हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया था। कहाँ से? आयरलैंड से। सो डीपीएसपी जो कि अपने पार्ट 4 में लिखा हुआ है। कब पे? पार्ट 4 में। और पार्ट 4 के ए में लिखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो पार्ट 4 में जो लिखा गया है डीपीएसपी, इसमें जो स्टेट की कुछ बेसिक्स पॉलिसीज़ है, क्या चीज़? तो बेसिक पॉलिसीज़ है स्टेट्स की, वो चीज़। तो ये चीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट करी? तो ये हमने अडॉप्ट करी आयरलैंड से। डीपीएसपी पार्ट 4 में लिखा गया द बेसिक पॉलिसी ऑफ स्टेट, द बेसिक पॉलिसी ऑफ स्टेट, ठीक है। बेसिक पॉलिसी ऑफ स्टेट। तो स्टेट की जो बेसिक पॉलिसी है, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट करी? तो ये हमने अडॉप्ट करी थी आयरलैंड से। अब एक चीज़ आती है, आप लोग पढ़ोगे आगे, कि आर्टिकल नंबर 55, उसमें कहा गया है कि चुनाव जो होता है ना, इलेक्शन, उसकी मैनर के बारे में बताया गया है कि चुनाव कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है उसका, मेथड ऑफ इलेक्शन। अब कौन सी इलेक्शन? सारे इलेक्शन नहीं, सारे इलेक्शन की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। प्रेसिडेंट की इलेक्शन,
प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसी होनी चाहिए? तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो मैनर ऑफ इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है ना, मैनर ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 55 आपका जो राष्ट्रपति की जो इलेक्शन होगी उसके बारे में बात करता है। तो राष्ट्रपति की जो इलेक्शन होगी उसके बारे में बात करता है आर्टिकल नंबर 55, सॉरी 100 नहीं, आर्टिकल नंबर 55 सिर्फ मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन। तो ये चीज़ हमने कहाँ से अडॉप्ट किया? तो ये भी हमने जो है आयरलैंड से अडॉप्ट किया। अब मैनर ऑफ इलेक्शन किस में लिखा है? आर्टिकल 55 में लिखा है मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन। तो मैनर ऑफ इलेक्शन जो है ना, ये प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट की जो चुनाव है वो कैसी होनी चाहिए? तो प्रेसिडेंट की जो चुनाव होती है ना वो होती है इनडायरेक्ट। कैसा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट की, अप्रत्यक्ष चुनाव इसको हिंदी में कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसी होती है चुनाव? वो होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो मैनर ऑफ इलेक्शन जो है आर्टिकल नंबर 155 में हमने लिखा है। मैनर ऑफ इलेक्शन हमने अडॉप्ट किया था आयरलैंड से, समझ में आई? अब देखो इसमें होता क्या है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। कैसा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स की, 12 सदस्यों की जो नियुक्ति होती है ना, नॉमिनेशन होता है। कितने? बाकी सबकी तो इलेक्शन होती है, ठीक है, अपॉइंटमेंट होता है, बाकी ये जो है ना नॉमिनेशन, 12 सदस्यों की नॉमिनेशन होती है राज्यसभा में। इसका नामांकन जो है, नॉमिनेशन, इसके बारे में हमने यहीं आयरलैंड से अडॉप्ट करी थी। तो नॉमिनेशन, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। कितने? तो 12 मेंबर, राज्यसभा की 12 सदस्य का नॉमिनेशन होता है। ये चीज़ हमने आयरलैंड से अडॉप्ट करी थी, ठीक है। तो हमने आयरलैंड से क्या क्या चीज़? सबसे पहले तो जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसकी कुछ बेसिक पॉलिसीज़ है, ये हमने आयरलैंड से लिया। और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये भी हमने आयरलैंड से लिया, मैनर ऑफ इलेक्शन जिसे कहते हैं। उसके बाद जो है राज्यसभा में 12 लोगों की जो है नामांकन होगी, नॉमिनेशन होगी, वो हमने जो है आयरलैंड से लिया। अब इसके बाद डालेंगे 3 नंबर नाम डालेंगे यूएसए की। किसका? यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो हमने अमेरिका से क्या लिया? अमेरिका से हमने क्या लिया? इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम तो हमने जो है ब्रिटेन से ले लिया। और अमेरिका में तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम होता नहीं है, फेडरल जुडिशरी सिस्टम होता है, तो वो तो हम लेंगे नहीं, पहले ही ले चुके हैं। तो अमेरिका से हमने लिया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। कैसा? इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम। तो हमने अमेरिका से क्या क्या लिया? अमेरिका से लिया हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली। मतलब जो है न्याय करने की जो सिस्टम है, न्याय करने की जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो पूरी तरह कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, स्वतंत्र होना चाहिए। न्याय जो करता है, जो जजेस होते हैं, जो कोर्ट्स होते हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो जो फैसला दे दिया मतलब दे दिया। तो कुल मिलाकर के क्या? स्वतंत्र होने चाहिए न्याय करने की चीज़ें। न्याय करने वाली जो प्रथा है, सिस्टम है, प्रणाली है, वो कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट है, अपने भारत में इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम जो हमने यूएसए से अडॉप्ट करी। अब है कि न्याय तो हमने कर दे, न्याय कर दे, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र होकर न्याय कर दे, राइट्स है हमारे पास। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट्स की, किसकी? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स भी जो हम
यहीं से यूएसए से अडॉप्ट करे थे फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट भी हम जो है यूएसए से अडॉप्ट करें। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट हमने कहाँ से अडॉप्ट करा था? तो वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट जो हम वो अमेरिका से अडॉप्ट करी थी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट जो ये शब्द है हमारे संविधान में राष्ट्रपति के बाद जो है एक पोस्ट आता है। भारत में जो एक पोस्ट है, सबसे पहला नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद क्या है कि अपनी एक पोस्ट बनती है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की एब्सेंस में जो काम करे वो वाली जो पोस्ट है। और अपनी संविधान में राष्ट्रपति के जस्ट बाद इसके बारे में चर्चा करा गया है। तो ये जो शब्द हमने अपने संविधान में जोड़ा और ये जो पोस्ट अभी चलती है अपने इंडिया में, तो ये हमने अडॉप्ट करी थी यूएसए से, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, ठीक है। अब आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, ये जो इम्पीचमेंट शब्द है अपने संविधान में यूज करा गया है सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। सिर्फ राष्ट्रपति, ओनली फॉर प्रेसिडेंट। दिस वर्ड यूज्ड ओनली फॉर प्रेसिडेंट। ये इम्पीचमेंट शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज करा गया है। यूज्ड ओनली फॉर प्रेसिडेंट। किसके लिए? तो सिर्फ और सिर्फ जो है राष्ट्रपति के लिए यूज करा गया। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को हम जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग लगाया जाता है और ये स्पेशल मेजॉरिटी से लगाया जाता है। ऐसे नहीं राष्ट्रपति को हम हटा देंगे, जब मर्जी किया हटा देंगे, नहीं, इसको स्पेशल मेजॉरिटी से हटाया जाता है, ठीक है। तो इम्पीचमेंट वर्ड जो है अपने आर्टिकल, अपनी जो संविधान है उसमें लिखा गया है, उसमें मेंशन करी गई है इम्पीचमेंट वर्ड राष्ट्रपति वाले सेक्शन में। तो ये जो है ना इम्पीचमेंट वर्ड, ये सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आता है कि राष्ट्रपति को जो है हम कैसे हटा सकते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ठीक है। तो ये इम्पीचमेंट जो वर्ड है हमने यहीं से अडॉप्ट किया था। कहाँ से? तो इम्पीचमेंट वर्ड जो है हमने इम्पीचमेंट वर्ड जो है हमने यूएसए से अडॉप्ट करी थी। और ये आर्टिकल नंबर 61, कितने? आर्टिकल नंबर 61 में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपना रिमूवल ऑफ जजेस, जो जज को कोर्ट से निकाला जाता है, वो जो प्रोसीजर है और वो हमने अडॉप्ट करी थी यूएसए से। रिमूवल ऑफ जजेस को निकालने की प्रक्रिया, रिमूवल ऑफ जजेस को जो है निकालने की प्रक्रिया, ये हमने यूएसए से ही अडॉप्ट करी थी। अब लास्ट है अपनी यूएसए से हमने अडॉप्ट करी थी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन। जुडिशियल रिव्यू, क्या? जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन जिसे कहते हैं, ये भी हमने यूएसए से अडॉप्ट करी थी। अब हम समझेंगे कि हमें कन्फ्यूजन होगी कि ये जुडिशियल रिव्यू क्या चीज़ है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? तो जुडिशियल रिव्यू देखो कहते हैं किसको है, अभी हम आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू, देखिए बेसिकली जो ये जुडिशियल रिव्यू है, जिसे हम हिंदी में न्यायिक समीक्षा या फिर जो है न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, इसका सीधा सीधा संबंध है कि जो कानून बनाई गई है या फिर जो कार्य किया गया है वो संवैधानिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संवैधानिक होना चाहिए। या फिर जो रिव्यू, जो ये जजमेंट दी गई है जजेस के द्वारा, अगर ये किसी भी प्रकार के लॉ को किसी भी प्रकार से इम्पैक्ट करती है, तो इसको जो है वापस से रिव्यू किया जा सकता है, इसकी समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय की वह शक्ति जिसके द्वारा कि सरकार के विधायी, कार्यकारी और जो है प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करती है, ठीक है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित जो है संबंधित जजमेंट जो है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, उसके अगेंस्ट तो नहीं है, या किसी भी प्रकार की कुछ भी अवॉयलेशन होती है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट उस न्याय का जो है रिव्यू करेगी, उस न्याय को जो है पुनरावलोकन करेगी, उसकी समीक्षा करेगी, उसे
वापस से चेक करा जाएगा, उससे कहते हैं जुडिशरी रिव्यू या फिर जुडिशियल रिव्यू। इतनी चीज़ें हुई क्लियर आपको कि जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं। अब चलते हैं कनाडा पे। अब कनाडा पे 4th नंबर कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया, तो कनाडा से हमने लिया क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म किसे कहते हैं, तो क्वासी फेडरलिज्म ना एक फेडरल सिस्टम है जो कि स्ट्रॉन्ग सेंटर के, जो कि जो है सेंटर के पास रहता है और ये बहुत ही मजबूत होती है। तो कुल मिलाकर के आप हमने इतने जानने हैं कि हमने क्वासी फेडरलिज्म कहाँ से ली थी। क्वासी FED क्वासी फेडरलिज्म हमने कहाँ से ली थी, ठीक है। क्वासी फेडरलिज्म ये हमने कनाडा से जो है अडॉप्ट करी थी। अब आता है कि गवर्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर की नियुक्ति, इसकी इलेक्शन नहीं होती है। गवर्नर जो है अपॉइंटमेंट, गवर्नर जो है राष्ट्रपति की प्रसाद प्रयाण पे कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे इनको अपॉइंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नर गवर्नर जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट होती है, इलेक्शन नहीं होती है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति, ये चीज़ भी हम कनाडा से अडॉप्ट किए हैं। अब आती है रेसिडुअल पावर। तो ये जो रेसिडुअल पावर है ना, ये सेंटर के पास होगी हमेशा से ही, पहले भी सेंटर के पास थी, अभी भी सेंटर के पास है। ये भी चीज़ें हमने जो है कनाडा से अडॉप्ट करी। सो कौन सी, रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर विल बी वेस्टेड इन, रेसिडुअल पावर विल बी वेस्टेड, रेसिडुअल पावर विल बी वेस्टेड इन सेंटर। कहाँ पे, इन द सेंटर। तो रेसिडुअल पावर कहाँ होगी, तो सेंटर में निहित होगी, केंद्र में निहित होगी। ये स्टेटमेंट हमने कनाडा से अडॉप्ट करी थी, कनाडा से लिया था, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर। क्वासी फेडरलिज्म, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और जो रेसिडुअल पावर होगी वो केंद्र में निहित होगी। पांचवा जो अपना स्टेट है ऑस्ट्रेलिया। कौन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, अभी तक में हमने ब्रिटेन देख ली, USA देख ली, कनाडा देख ली, ठीक है। ब्रिटेन, USA, कनाडा और एक आयरलैंड भी देख ली। अब हम चलेंगे ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, अपनी जो एक कंकरेंट लिस्ट है ना, समवर्ती सूची, 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होता है यूनियन लिस्ट, और एक होता है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कहते हैं राज्य सूची की, यूनियन लिस्ट कहते हैं संघ सूची को, और तीसरा होता है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जो शेड्यूल नंबर 7 में लिखा गया है। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट है ना, इसके बारे में चर्चा करी गई अपने संविधान में। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करी है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करी है। अब ये कंकरेंट लिस्ट होता क्या है, कंकरेंट लिस्ट जो है ना, कंकरेंट समवर्ती सूची, इसमें ये चीज़ बताया गया है कि राज्य और केंद्र दोनों का जो है ना रूल, लॉ, वो बनाने का काम करती है। कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में ये लिखा गया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कंकरेंट कंकरेंट लिस्ट जो है वो हमने कहाँ से लिया है, तो कंकरेंट लिस्ट जो कि शेड्यूल नंबर 7 में लिखा गया है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। और कंकरेंट लिस्ट होता क्या है, समवर्ती सूची होता क्या है कि इसमें क्या है कि सेंटर और स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट दोनों ही जगह से रूल बना सके, सेंटर और स्टेट दोनों का रूल बना सके। बोथ कैन मेक लॉ, सेंटर भी और स्टेट भी जिस विषय पे, मान लो ये कोई टॉपिक हुआ, इधर से सेंटर भी लॉ बना देगा, रूल बना देगा, इधर से स्टेट भी रूल बनाने के लिए सक्षम है, उसके पास भी अधिकार है। तो वैसी मुद्दा जिस पे जो है केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सके, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। बोथ कैन मेक लॉ, दोनों ही उस पर कानून बना सकता है, उसके कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। और ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करी है और अपने संविधान के अनुसूची नंबर 4 में लिखा गया है। अब जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग क्या होता है कि जब राज्यसभा और लोकसभा किसी मुद्दे पे जब दोनों में से सहमति ना मिले, दोनों ही हाउस में से, तो एक जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, जो कि होता है लोकसभा में। ज्वाइंट सिटिंग हमेशा लोकसभा में होता है, ठीक है।
लोकसभा, एक मिनट। हाँ जी दोस्तों, तो जॉइंट सीटिंग जो है वो हमेशा लोकसभा में कंडक्ट की जाती है, ठीक है, लोकसभा में। तो लोकसभा में जो जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, जॉइंट सीटिंग तब होता है जब किसी विषय पे, किसी विधेयक पे, बिल पे दोनों ही हाउसेस से जो है मंजूरी ना मिले, होल्ड हो, तब जो है जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता है। और जॉइंट सीटिंग जो है अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 108 में लिखा गया है, ठीक है, जॉइंट सीटिंग के बारे में। तो ये जो जॉइंट सीटिंग है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट करी है। तो ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची है और जॉइंट सीटिंग, ये चीज़ अडॉप्ट करी है। अब छठा, छठा कहता है जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी, हमने जर्मनी से क्या लिया, तो जर्मनी से हमने क्या लिया, व्हाट, जनवरी से हमने क्या लिया, तो जनवरी से हमने लिया कि अपनी जो आर्टिकल नंबर 20 और 21, अपनी जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 किससे रिलेटेड है, तो सिटीजन से ही रिलेटेड तो है आर्टिकल नंबर 20। सॉरी सॉरी दोस्तों, आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है वो आपकी सिटीजनशिप से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर आपकी 20 और 21 जो है फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, भाग 3 का पार्ट, उसमें उससे रिलेटेड है। तो होता क्या है कि हमने जर्मनी से क्या लिया, इसकी बात अगर करें तो इमरजेंसी, आपातकाल के समय में, क्या, आपातकाल के समय में लोगों के पास जो भी अधिकार दिए गए हैं उन सबको जो है रद्द कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, सिर्फ दो अधिकार को छोड़ करके, आर्टिकल नंबर 20 और 21 में, आर्टिकल नंबर 20 और 21 में लिखा गया है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 में लिखा गया है ये जो दो अधिकार है भारत के नागरिक के पास, इनको छोड़ करके जितने भी आर्टिकल लिखे गए हैं और भारत के नागरिक को अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, उन सबको जो है आपातकाल की स्थिति में रद्द कर दी जाएगी। पर ये जो दो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 20 जो कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कि जो भी पर्सन है उसको जो है फोर्स नहीं करा जाएगा कि वो अपने अगेंस्ट, अपने ही खिलाफ गवाही दे, ठीक है, उसको फोर्स नहीं करा जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ जो है गवाही दे, अपने ही खिलाफ बोले, किसी भी तरह से उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। नो सॉरी, ये प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस फॉर ऑफेंस, तो किसी भी प्रकार से किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ जो है गवाही दे। एक तो ये जो राइट्स है ये किसी भी प्रकार से स्थगित नहीं होगी किसी भी तरह के आपातकाल के कंडीशन में। और दूसरा है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो इसके बारे में भी जो है हमें यहाँ पे आपातकाल की स्थिति में जो है इसे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं जो हम आपातकाल की स्थिति में सस्पेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से। कौन कौन सी चीज़ें, पहला जो है हम किसी भी प्रकार से जो है अपनी जो फंडामेंटल राइट्स है उसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दो को छोड़ करके जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 में लिखा गया है, ठीक। तो जर्मनी से हमने क्या अडॉप्ट करे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगी आपातकाल की स्थिति में, व्हाट विल बी इम्पैक्ट, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, ऑन इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट, तो भारत के नागरिक है उनके पास जो मौलिक अधिकार है उन अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के समय में, ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के समय में जो है मौलिक अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में लिखा गया। पर दो आर्टिकल है, एक तो आर्टिकल नंबर 20 एंड 21, इन दोनों पे जो है किसी भी प्रकार की इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगी, ये वैसे के वैसे रहेंगे, ये एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपातकाल हो उस केस में इस दोनों आर्टिकल पे किसी भी प्रकार के, इस दोनों राइट्स पे किसी भी प्रकार की कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। और इमरजेंसी प्रोविज़न जो है ये किसके अंतर्गत आती है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आती है।
आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविज़न। तो कुल मिलाकर के जो है इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है, ये हमने अडॉप्ट करे थे जर्मनी से। इमरजेंसी प्रोविज़न ये आती है 1935 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आती है। अब सातवां है अपना यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो रूस था ना उसको कहते हैं यूएसएसआर, जो अपनी रसिया है, रसिया फ्रेंड कंट्री है ना। तो यहाँ से हमने क्या ली, यहाँ से हमने ड्यूटी ली। अभी देखो, भारत के नागरिक को अगर राइट देते हो, हक देते हैं, तो उनको कुछ ना रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है। तो अभी देखो, अगर बात करें हम भाग की भी, तो दूसरा भाग है अपना सिटीजनशिप, तीसरा भाग है अपना फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, चौथा भाग है अपना डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। हमने लोगों के नागरिकों को भी अपना हक दे दिया और जो है राज्य को भी अपना हक दे दिया। अब लोग को, नागरिक को हक दिया तो उनके साथ साथ उनको कुछ लिमिटेशंस भी देनी पड़ेगी। तो 4A में हमने उनकी ड्यूटी के बारे में लिखा है। तो फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात करें, फंडामेंटल ड्यूटी, हालांकि ये पहले मूल संविधान में नहीं था, इनको जो है संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया है। संविधान की संशोधन हुई थी, उसे संशोधित किया गया, तब जा करके जोड़ा गया 4A में। फंडामेंटल ड्यूटी लिखा हुआ है उसमें 4A, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, लोगों के मौलिक कर्तव्य, उसके बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो है हमने यूएसएसआर, सोवियत संघ जो है रसिया, वहाँ से अडॉप्ट करी थी। अब जो है न्याय करने की तरीका, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ये हमने प्रस्तावना पढ़ी होगी, वहाँ पे लिखा हुआ है 3 तरह की जो न्याय करने का तरीका होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ये भी हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ये मेंशन कहाँ है, तो ये अपनी प्रेम्बल में मेंशन है। 3 टाइप की जस्टिस, न्याय, 3 तरह की न्याय, कौन कौन सी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल, दूसरा इकोनॉमिक, और तीसरा कौन सी है, पॉलिटिकल। तो ये जो 3 तरह की न्याय है, न्यायिक व्यवस्था है, 3 प्रकार की न्याय हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है। तो ये जो 3 तरह की न्याय है, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज मेंशन्ड इन प्रेम्बल, प्रस्तावना में मेंशन है। तो न्याय करने की जो व्यवस्था और तरीका है, ये हमने अडॉप्ट करी थी रसिया से। 7 नंबर हो गए क्लियर। अभी चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे। अभी चलते हैं हम लोग कहाँ, 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर डालेंगे नाम फ्रांस। किसका, फ्रांस। हमने फ्रांस से क्या लिया, तो फ्रांस से लिया हमने इंडिपेंडेंट, इक्वलिटी एंड आइडियल फॉर फेटर्निटी। क्या चीज़, इंडिपेंडेंट, इक्वलिटी एंड आइडियल ऑफ फेटर्निटी। तो हमने फ्रांस से क्या लिया, इंडिपेंडेंट, इक्वलिटी एंड आइडियल फॉर फेटर्निटी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने फ्रांस से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ली कि हमने ली रिपब्लिक, गणतंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। अपनी जो भारत है ना, भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, गणतंत्र देश है। कैसे गणतंत्र देश कैसा है, रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिक स्टेट कैसे है, गणतंत्र, रिपब्लिक कहते किसको है। तो रिपब्लिक, कोई भी कंट्री रिपब्लिक कंट्री तब बनती है जब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कैसा, वो इलेक्टेड हो। कैसा हो, इलेक्टेड हो, जिनका निर्वाचन हुआ हो। वो वंशानुगत नहीं होने चाहिए। कैसा नहीं होने चाहिए, वंशानुगत नहीं होने चाहिए। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति हैं वो वंशानुगत है। क्या है, वंशानुगत। आज अगर कोई और राष्ट्रपति है तो कल को उनके जो है सक्सेसर, उनका पुत्र, उनका बेटा बेटी, उनके जो वंशज हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे। पर अपने ऐसे यहाँ जो है भारत में वैसी कोई सिस्टम नहीं है। अपने भारत में सिस्टम क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट कैसा है, इलेक्टेड है। इनका इलेक्शन होता है, अपनी आर्टिकल नंबर 55 में लिखा गया है इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, मैनर ऑफ इलेक्शन जिसे कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने फ्रांस से क्या ली, रिपब्लिक ली, ठीक है, जो कि गणतंत्र है। अब 9 नंबर डालेंगे। 9 नंबर साउथ अफ्रीका। क्या, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, साउथ अफ्रीका से हमने लिया कि संविधान में ज़रूरत पड़ने पर
किसी भी प्रकार से जो है संविधान में अगर किसी वैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो उसे जो है डिपेंड करता है मेजोरिटी पे। उसके हिसाब से मेजोरिटी के बेसिस पे जो है हम संविधान में संशोधन कर सके। ये हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट किया। और अपने भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि जो संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल नंबर जो है 368 जो कि भाग 20 का पार्ट है वहाँ पे लिखा हुआ है। तो साउथ अफ्रीका से हमने क्या ली, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, ठीक है। ये अपने आर्टिकल नंबर जो है 368 में लिखा गया है और ये पार्ट है, ये जो है भाग है पार्ट 20 का, पार्ट 20 का भाग है। और पार्ट 20 में क्या आता है, हमने आपको इनिशियली पहले क्लास में बताया था कि पार्ट 20 में अमेंडमेंट आती है, उसमें संशोधन के बारे में बताया गया है। तो संविधान संशोधन जो है ये चीज़ हमने अडॉप्ट करी थी साउथ अफ्रीका से। और दूसरा चीज़ हमने लिया था एक जो है राज्यसभा के जो एमपीज़ हैं उनका इलेक्शन, राज्यसभा की एमपी का इलेक्शन, ठीक है। राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको कहते हैं एमपी, उनका इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एमपी, उनका इलेक्शन, उनका चुनाव होगा। ये भी हमने साउथ अफ्रीका से लिया था। अब 10वां लिखेंगे जापान, 10वां क्या लिखेंगे, जापान। जापान से हमने क्या ली, तो जापान से हमने ली प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, PEBL, PEBL, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, PEBL। तो हमने जापान से क्या लिया, PEBL, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कानून के द्वारा किसी नियम की स्थापना की गई है, उस वो चीज़ हमने जापान से ली। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉयर पैराडाइज, मतलब स्वर्ग। जो संविधान है, संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन इज लॉयर पैराडाइज, स्वर्ग है। जो ये संविधान है ना, ये भारत का स्वर्ग है। ये किसने बोला था, तो एवर जेनिंग्स ने बोला था। किसने, नोट में लिख लेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉयर्स पैराडाइज, मतलब जो वकील होते हैं उनका स्वर्ग है। भारत का जो संविधान है वकील का स्वर्ग है। ये क्या किसने बोला था, तो ये बोला था एवर जेनिंग्स ने, एवर जेनिंग्स ने, ठीक है। तो एवर जेनिंग्स ने क्या बोला था कि जो संविधान है ना ये वकील, लॉयर्स का स्वर्ग है, पैराडाइज, स्वर्ग है। ये एवर जेनिंग्स ने बोला था। हालांकि हमने जापान से PEBL, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कानून के द्वारा स्थापित की गई है नियम, वो चीज़ हमने जो है जापान से अडॉप्ट करी है। तो इतने चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, थॉट्स थे, टॉपिक्स थे जो हमने अलग अलग कंट्री से लिया था, जो हम कवर करे हैं। सोर्सेस, फॉरेन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कुछ विदेशी सोर्स, ठीक है। भारत की संविधान में जो है कुछ शब्द लिए गए हैं, कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी गई है, वो अलग अलग देशों से अडॉप्ट करी गई है। इसके बारे में जो हमने इस क्लास में डिस्कस कर ली, कवर कर लिया फुल डिटेल में। अब जो है बची है अपनी शेड्यूल, अनुसूचियाँ, ठीक है। शेड्यूल्स बची है, अनुसूचियाँ बची है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी थी, मूल संविधान, उसमें 8 थी। बाद में जो है अमेंड करके, संशोधित करके जो है अपनी अभी करंट की, वर्तमान में जो संविधान है उसमें जो है कुल 12 अनुसूचियां हैं। इनके बारे में जो है एक अलग क्लास में हम कवर करेंगे। ये इसमें कंप्लीट भी नहीं हो जाएगी और क्लासेस स्प्लिट हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। आज की टॉपिक हमने क्या कवर करी, हमने जो है इसकी फॉरेन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखी कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया, USA से, फिर कनाडा से, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी, फिर USSR, फिर फ्रांस, फिर साउथ अफ्रीका और जो है फिर जापान। ये 10 कुछ अलग देश थे। यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें अपनी भारत के संविधान के निर्माण के समय में अडॉप्ट करे थे। यह अपनी हो गई टॉपिक कवर।
तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में विद शेड्यूल अनुसूची के साथ। तब तक के लिए जो वीडियो देखते रहिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जो है मित्रों साथी संगों के साथ भी जो है शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।